हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 3 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में सबसे पहले कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क जो है, ये कहाँ पर स्थित है। तो वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने आंसर दिया है अंडमान निकोबार, उन सभी का आंसर सही है। देखिए, जो मरीन नेशनल पार्क है जिसका नाम है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, इसकी स्थापना सन 1996 में करी गई थी, अंडमान निकोबार। दरअसल ये जो नेशनल पार्क है इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि इसके नाम में मरीन लगा हुआ है। मरीन का मतलब ये है कि इसमें दूर दूर तक पानी पाया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम है मरीन नेशनल पार्क। अब ये बेसिकली तीन चीजों के लिए जाना जाता है। कौन कौन सी चीजें? एक तो ये सी टर्टल के लिए जाना जाता है। टर्टल जिसको पानी वाले कछुए बोलते हैं, जो ऐसे कछुए जो कि साइज में छोटे होते हैं और ये पानी में रहना पसंद करते हैं। ज्यादातर एज इनकी पानी में ही बीतती है। दूसरी तरफ टॉर्टाइस जिसे बोलते हैं, इनकी खास बात ये होती है कि ये ऐसे कछुए होते हैं जो कि जमीन पे रहना पसंद करते हैं। जो उम्र होती है वो टॉर्टाइस की ज्यादा होती है, टॉर्टाइस का वजन भी ज्यादा होता है। टर्टल जो है, इनकी उम्र कम होती है टॉर्टाइस से, और इनका वजन भी कम होता है और ये पानी में रहते हैं। दूसरी चीज, ये जो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है, ये अपने कोरल रीफ्स के लिए भी जाना जाता है, और साथ में ये डुगोंग के लिए भी जाना जाता है। डुगोंग एक मैमल है जो कि पानी में पाया जाता है, और इसी को सी काऊ के नाम से भी जानते हैं हम लोग। कुछ टाइम पहले ही डुगोंग की प्रजातियों को बचाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक नया बायो रिजर्व खोला था। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बड़ी न्यूज़ ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक नया जिला घोषित कर दिया है। यह नया जिला कौन से शहर में घोषित किया गया है? तो ये प्रयागराज में अनाउंस किया गया है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 75 जिले हुआ करते थे, अब ये 76वां जिला होगा। इस बार 2025 में महाकुंभ होने जा रहा है। महाकुंभ हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो प्रयागराज में वो वाला हिस्सा संगम के किनारे जहां पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, उस पूरे हिस्से को एक नया जिला घोषित कर दिया गया है। और अब से इस जिले का नाम होगा महाकुंभ मेला। क्या नाम होगा? महाकुंभ मेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। आने वाले एग्जाम में किसी भी शिफ्ट में 100% है कि ये क्वेश्चन रखा आपको मिलने वाला है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। यह कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा रायथू भरोसा योजना लॉन्च करी गई है? तो इसको तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री हैं ए रेवांत रेड्डी। अभी कुछ टाइम पहले स्टेट असेंबली के इलेक्शन इसी साल हुए हैं, और इसी साल कांग्रेस ने तेलंगाना में अपनी नई सरकार बनाई है। तो कांग्रेस सरकार के द्वारा ये जो रायथू भरोसा योजना लॉन्च करी गई है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि ऐसे किसान जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको प्रति एकड़ जमीन पे 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता साल में एक बार दी जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी किसान के पास 2 एकड़ जमीन है, तो उसको 15 दूनी 30,000 रुपए साल में एक बार मिलेंगे उसके अकाउंट में, जो कि जनधन योजना वाला अकाउंट है। कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना के अंतर्गत करीब 25 लाख किसानों का 20,616 करोड़ का लोन माफ किया हुआ है। यह वो लोन था जो कि किसान फसल उनकी खराब हो जाने की वजह से वो बैंकों को चुका नहीं पा रहे थे। तो ये 20,616 करोड़ का लोन ओवरऑल 25 लाख किसानों का माफ कर दिया गया है। तेलंगाना में राज्य सरकार के द्वारा किसानों को बहुत सी और भी फैसिलिटीज दी जाती हैं, जैसे कि मुफ्त बिजली दी जाती है, मुफ्त खाद दी जाती है, और बुआई के लिए बीज भी दिए जाते हैं। और इतना ही नहीं, कई सारी एमएसपी पॉलिसीज भी हैं जो कि तेलंगाना सरकार किसानों के लिए लेकर आई है। और तेलंगाना में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये हैं जिष्णु देव साई। कुछ टाइम पहले ही अपॉइंट किए गए हैं, इसलिए इनका नाम आप ध्यान रखें। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने नई सरकार बनाई है, पता ही है आपको। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पूरे दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी जिसको बोलते हैं एफबीआई, फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफबीआई के डायरेक्टर पद के लिए नॉमिनेशन किसका किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के प्रकाश पटेल का नॉमिनेशन किया है इस पोस्ट के लिए, एफडीआई के डायरेक्टर के लिए। दरअसल इनका पूरा नाम है कश्यप पटेल, और इन शॉर्ट इन्हें काश पटेल के नाम से जाना जाता है। वहां पर ये फेमस है काश पटेल के नाम से।
इससे पहले जब बराक ओबामा राष्ट्रपति हुआ करते थे तो उनके कैबिनेट में भी प्रकाश पटेल को जगह मिली थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने इनके ऊपर भरोसा जताया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप काफी अंडरस्टैंडिंग इनसे अच्छी रखते हैं, इस वजह से एफबीआई के डायरेक्टर की पोस्ट के लिए इनको नॉमिनेट कर चुके हैं। एफबीआई की स्थापना सन 1908 में करी गई थी। पूरे दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है एफबीआई। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। आईसीसी के आज तक के सबसे कम उम्र के चेयरपर्सन कौन बने हैं? खैर, इनका अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका था अगस्त के महीने में। अगस्त में आईसीसी के अंदर इलेक्शन कंडक्ट किए गए थे और उसमें चुना गया था जय शाह को। किसको? जय शाह। जय शाह अभी तक बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। बीसीसीआई के सेक्रेटरी की पोस्ट पे इनको साल 2019 में अपॉइंट किया गया था। 5 साल का कार्यकाल बीसीसीआई सेक्रेटरी के रूप में अब इनका पूरा हुआ है और अब आईसीसी के नए चेयरपर्सन बन गए हैं। जय शाह की उम्र इस टाइम पे 36 साल है जब ये आईसीसी के चेयरपर्सन बने हैं। अगस्त के महीने में ये अनाउंसमेंट हो चुका था। इनका कार्यकाल 1 दिसंबर को चालू होना था, तो परसों के दिन से इनका कार्यकाल चालू हो चुका है। एक और बात आप ध्यान रखें, आईसीसी में आज तक ये 5वें ऐसे भारतीय हैं जो कि आईसीसी के चेयरपर्सन बने हैं। और इन्होंने जिनकी जगह ली है ये हैं ग्रेग ब्रैकली। कौन है ग्रेग ब्रैकली? न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे ग्रेग ब्रैकली। अब इनका कार्यकाल खत्म हो गया है। आईसीसी की स्थापना सन 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई। नवंबर का महीना निकल चुका है। भारत सरकार के आंकड़ों के आधार पर अगर पिछले साल 2023 के नवंबर से कंपेयर करें तो 2024 के नवंबर में जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है? तो टोटल 8.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2023 के नवंबर में भारत सरकार ने जो जीएसटी कलेक्ट किया था वो था 1.68 लाख करोड़। ठीक है। और इस बार जो कलेक्शन हुआ है ये है 1.82 लाख करोड़। अगर नवंबर से पहले अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में 1.87 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्ट हुआ था। उससे पहले सितंबर में 1.73 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्ट हुआ था। जीएसटी पहली बार साल 2017 में 1 जुलाई के दिन पूरे भारत में लागू किया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल आप जरूर ध्यान रखें हमेशा। आर्टिकल 279A में प्रावधान है जीएसटी का। और जीएसटी के अंदर जो टैक्सेस हैं वो बेसिकली 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं सीजीएसटी और दूसरा जिसको बोलते हैं एसजीएसटी। तो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, और तीसरा है आईजीएसटी जिसको बोलते हैं इंटर स्टेट जीएसटी, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगता है या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको ये टैक्स पे करना होता है। 16वां संस्करण कॉप 16 का यूएनसीसीडी के अंतर्गत कहां पर आयोजित किया जा रहा है? यूएनसीसीडी का मतलब है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। मतलब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पूरे दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस आयोजित करी जाती है जिसका मेन उद्देश्य है कि पूरे दुनिया में हर एक देश में जो बंजर जमीन है उसको उपजाऊ जमीन में कन्वर्ट करने का काम किया जाए, क्योंकि इससे ही हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और हमारी अर्थ को सेव कर सकते हैं। तो इस बार इसकी जो 16वीं कॉन्फ्रेंस है ये आयोजित करी जा रही है सऊदी अरेबिया में, रियाद में। और ये जो है ये कल के दिन शुरू हो गई है, मतलब 2 दिसंबर से चालू हो गई है और ये 13 दिसंबर तक आयोजित करी जाएगी। भारत की तरफ से एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें पूरे दुनिया भर के 197 देश हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि आपको पता है पूरे दुनिया में करीब 200 से 205 देश हैं, तो ऑलमोस्ट आप ये समझ सकते हैं कि वर्ल्ड के सारे कंट्रीज ही इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और सऊदी अरेबिया की कैपिटल तो रियाद है। यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। और इस टाइम पे यहाँ के जो राजा हैं इनका नाम है अब्दुल्ला अजीज अल सऊद। ये यहाँ के किंग हैं। हाल ही में लड्डू प्रसाद वेंडिंग मशीन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो उसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में श्री महाकालेश्वर मंदिर में किया गया है। और इसके उद्घाटन में बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा, और साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोनों ही मौजूद थे। अब ये जो लड्डू प्रसाद वेंडिंग मशीन है इसकी खास बात यह है कि महाकालेश्वर मंदिर में जब आप जाते हैं तो प्रसाद के लिए आपको लाइन वगैरह लगानी पड़ती थी पहले। अब आपको लाइन नहीं लगाने की जरूरत है। इस मशीन में 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं।
आप 100 ग्राम का प्रसाद इससे ले सकते हैं, 200 ग्राम का भी ले सकते हैं और 500 ग्राम का। ये तीन क्वांटिटी में आपको प्रसाद मिल जाएगा। और इसी में क्यूआर कोड भी लगा हुआ है, पहले आप पे कर दीजिए। आप जितना पे करेंगे उस हिसाब से इस वेंडिंग मशीन से एक लड्डू का पैकेट बाहर आ जाएगा, 100 ग्राम, 200 ग्राम या 500 ग्राम का। तो श्रद्धालुओं को ये फैसिलिटी महाकालेश्वर मंदिर में दी गई है। पूरे भारत भर में किसी भी मंदिर परिसर में इस तरीके की वेंडिंग मशीन पहली बार लगाई गई है। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भारत का पहला इस तरीके का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बन गया है, जो कि बेटर फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं? तो ये उत्तराखंड सरकार है। उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि अपने जंगलों को मैनेज करने के लिए, फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए ये एआई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। उत्तराखंड में अगर बात करें तो जो फॉरेस्ट एरिया है वो करीब 2/3 हिस्से में है उत्तराखंड का फॉरेस्ट एरिया। और जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के जंगली जानवर भी पाए जाते हैं जो कि पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जिनका हैबिटेट है ये पूरा फॉरेस्ट। तो इसके मैनेजमेंट के लिए अब एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाएगी। एआई सेंसर्स फॉरेस्ट में लगाए जाएंगे जगह जगह पर, जिससे कि जो जंगली जानवर हैं उनकी गतिविधियां रात में या फिर पूरे 24 घंटे में किस टाइम वो क्या करते हैं, सबको आंका जाए और उसके बाद उसी हिसाब से फॉरेस्ट को मैनेज किया जाए। जहां पर जंगली जानवरों की तादाद ज़्यादा होगी उन जगहों को रिजर्व एरिया भी आगे आने वाले समय में डिक्लेयर किया जा सकता है। रिजर्व एरिया का मतलब यह होता है कि जहां पर जंगली जानवरों की तादाद ज्यादा है उस एरिया को पूरे सुनसान रूप से छोड़ दिया जाता है। जैसे कि पर्यटकों को वहां से हटा लिया जाता है, क्योंकि कई बार पर्यटकों की ही वजह से जो ये जंगली जानवर हैं इनकी प्रजातियां विलुप्त होने लगती हैं। तो इन्हें बचाने के लिए ये कदम लिया जा रहा है। उत्तराखंड में गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। कौन है गुरमीत सिंह? आज तक के दूसरे ऐसे भारतीय चेस प्लेयर कौन बन गए हैं जिन्होंने ईएलओ रेटिंग 2800 के ऊपर हासिल कर ली है? मैं आपको बताता हूं पहले ये ईएलओ रेटिंग होती क्या है। चेस में जो कि सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं उनकी रेटिंग जो होती है वो बढ़ते बढ़ते जब 2800 पे पहुंच जाए तो वो टॉप कैटेगरी में आ जाते हैं। वैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि नेशनल लेवल के या कई बार इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसे चेस खिलाड़ी होते हैं जिनकी रेटिंग सिर्फ 1000 होती है और वो काफी अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। तो आप समझ लीजिए 2000 से भी ऊपर एंड इवन अब 2800 को टच कर लिया है। और ये भारतीय खिलाड़ी है अर्जुन एरिगैसी। कौन है? अर्जुन एरिगैसी। आज तक इनसे पहले इकलौते ऐसे भारतीय खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद हैं जिन्होंने 2800 इंटरनेशनल रेटिंग चेस में हासिल करी हो। इस टाइम पर पूरे दुनिया में नंबर 1 ईएलओ रेटिंग जो हासिल करके चल रहे हैं ये हैं मैग्नस कार्लसन। और मैग्नस कार्लसन की इस टाइम पे रेटिंग है 2831। ठीक है। तो केवल 4 ही खिलाड़ी हैं जो कि पूरे दुनिया में 2800 से ऊपर की रेटिंग के हैं, बस इनके अलावा और कोई खिलाड़ी नहीं है। और अगर बात करें 2700 से 2800 की रेंज के बीच में, तो ये दुनिया भर में केवल 40 खिलाड़ी हैं जिनकी ये रेटिंग है। ये कौन सी कंपनी है जिसके साथ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पैक्ट साइन किया है एलएनजी शिप के लिए? यहाँ पर एलएनजी का मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए। इसको बोलते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ऐसे जहाज जो कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलते हैं। तो इस तरीके के जहाज़ों को बनाने के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने के लाइन के साथ पैक्ट साइन किया है। के लाइन एक जापानीज कंपनी है, इसको कावासाकी लाइन भी बोला जाता है। तो इनके साथ मिलकर ये इस तरीके के एलएनजी शिप्स बनाने का काम करेंगे। इस टाइम पर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास 4 ऐसे जहाज हैं जो कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलते हैं। और ये जो शिप्स हैं इनके कुछ पार्ट्स सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भी बनाए जाएंगे। सैमसंग भी कोरियन कंपनी ही है। ये कौन सा देश है जिसने 50% एफडीआई जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में भारत में अपना किया है? तो 50% एफडीआई कंट्रीब्यूशन करने वाला ये देश है सिंगापुर। देखिए एफडीआई होता क्या है। जब कोई भी दूसरा देश हमारे देश के बाजार में निवेश करता है पैसा तो उसको हम बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आप ये समझ लीजिए कि सिंगापुर ने अगर 100 रुपए एफडीआई के लिए रखे थे तो उसमें से 50 रुपए उसने भारत में निवेश किए हैं। ओवरऑल अगर वैल्यू की बात करें तो सिंगापुर के द्वारा
$6 बिलियन का निवेश भारत में किया गया है। काफी टाइम के बाद भारत को इतना बड़ा निवेश मिला हुआ है। पिछले 1 से 1.5 साल में एफडीआई लगातार घटता चला जा रहा था। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं लॉरेंस वोंग। इनका नाम भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि पिछले 1 साल में ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेफ 50 कोड लगाकर इस टाइम पर आप फ्लैट 50% ऑफ कर सकते हैं किसी भी बैच में। जो मेरा जीएस का फाउंडेशन बैच है वो हर एक एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, उसमें मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है। आप सेफ 50 कोड लगाएंगे इस टाइम पे तो फी जितनी है उसकी जस्ट आधी हो। इस मौके को आप आज ही बना सकते हैं और अपनी तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि विश्वास मानिए 2025 में काफ़ी वैकेंसीज लगी हुई हैं, लेकिन तैयारी तब हो पाएगी जब आप अभी से सिलेबस कवर करेंगे। हाल ही में कौन सी कंपनी है जिसने फैसला लिया है कि ये मार्केट से अपने सारे क्रेडिट कार्ड वापस ले लेंगे? अब ये आगे क्रेडिट कार्ड नहीं लॉन्च करेंगे मार्केट में। तो ये है बजाज फिनेंस कॉरपोरेशन। मैं आपको बताऊं, बजाज फिनेंस पिछले 8 सालों से मार्केट में अपने क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रही है, और इन्होंने 2 बैंकों के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया था। साल 2016 में इन्होंने रत्नाकर बैंक लिमिटेड के साथ मिलकर अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, और उसके बाद 2022 में एक बैंक है जिसको बोलते हैं डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया, इनके साथ भी अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। अब क्या है कि बजाज फाइनेंस कुछ चीजें चाहती थी अपने क्रेडिट कार्ड को और प्रमोट करने के लिए, लेकिन वो शर्तें आरबीएल और डीबीएस बैंक को मंजूर नहीं थी, जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस ने फैसला लिया है कि ये अपने क्रेडिट कार्ड वापस ले लेंगे और इस सर्विस को बंद कर देंगे। बजाज फाइनेंस की स्थापना 1987 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पुणे, और इसके चेयरपर्सन है संजीव बजाज। कौन है? संजीव बजाज। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है, आपके पास बहुत ज़्यादा मौका नहीं है क्योंकि सिलेबस भी बहुत बड़ा है। कट ऑफ, नेगेटिव मार्किंग, सीबीटी 1-2 का वेटेज क्या होगा, सी बैट क्या है, ये सब जानने के लिए वीडियो लॉन्च कर चुका हूँ, उसे देखना मत भूलिए। एनटीपीसी का स्पेशल बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी है, 24/7 रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, पूरी जनरल साइंस इसमें कवर है एनटीपीसी के लिए, रीजनिंग इसमें पूरी कवर है, जीएस जीके और मैथ्स, ये सब कुछ एनटीपीसी के लिए स्पेशली इस बैच में कवर है। बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेफ 50 डिस्काउंट कोड इसमें भी एप्लीकेबल है, हर एक बैच में अभी चल रहा है ये ऑफर। रेलवे की किताब जो लोग मंगाना चाहते हैं, इस किताब का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये एक किताब कंप्लीट पैकेज है, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज, तीनों वाइज सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। 3400 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है, 260 से ज़्यादा सॉल्व्ड पेपर हैं रेलवे के, जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आपको बताना है रेबीज वैक्सीन जो है इसके आविष्कारक कौन है। कमेंट बॉक्स में जरा लिखकर बताइए, देखें कौन कितना बड़ा चीता है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके, इतना हंगामा क्यों मचा रखा है भाई? हजारों लोग फायदा ले चुके हैं, आप कब लोगे इसका फायदा? जब एग्जाम निकल जाएगा तब। किताब लॉन्च तो कर चुका हूं मैं आपके लिए स्टैटिक जीके की। ये वो किताब है जिसमें मैंने 81 से ज्यादा स्टैटिक जीके के टॉपिक कवर किए हुए हैं। इतना ही नहीं, 3500 करीब टीसीएस पैटर्न पर आधारित पिछले 5 सालों के स्टैटिक जीके के पीवाईक्यूज भी दिए हुए हैं। टेबल की फॉर्मेट में मैंने सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं पिछले 3 सालों की मेहनत लगाकर, और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं। Amazon पे जाकर एक बार रिव्यू देखिए लोगों के, जिन लोगों ने इस किताब का फायदा लिया है। आज ही Amazon से किताब आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। एग्जाम कोई भी हो, स्टैटिक जीके के लिए रामबाण है किताब। हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में मैंने इसे लॉन्च किया हुआ है। अपने हिसाब से किसी भी आप राज्य में रहने वाले हो, आप ऑर्डर करके आज ही अपने घर मंगा सकते हैं। किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब देर नहीं करनी है, स्टैटिक जीके में नैया पार लगाएं।